जिनके पास ना शेड्यूल आप लोग भी गर्ल्स बेटा 2-3 चीजें ले लीजिए, 2-3 ले लो बस। इसको चाहिए और भैया आप लोग बस, और इधर कोई सीट नहीं, चलो फिर कोई बात नहीं। क्या पूरा माहौल शीट में हो चुका? अच्छा चलिए देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया गौर करिए, बस सीट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा शुरू करें बेटा। चल शुरू करते हैं। देखो 2 बेशकीमती पंक्तियां तुमको सुनाते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं। वो इसलिए शुरू कर रहे हैं, 2 पंक्तियां इसलिए भी सुना रहे हैं क्योंकि हम सभी को अपने माता पिता का बहुत सम्मान करना चाहिए। ये पता सबको है, ये कोई बताने वाली बात नहीं, सबको पता है। और उनका सम्मान जैसे जैसे एज बढ़ती जाए उनकी तो ज्यादा करना चाहिए। तो उन्हीं को लेकर 2 पंक्तियां उन्हीं को समर्पित कि जमीन पर पड़े सूखे पत्तों पर, जमीन पर पड़े सूखे पत्तों पर जरा अदब से चलना, जमीन पर पड़े सूखे पत्तों पर जरा अदब से चलना, कभी कड़ी धूप में तुमने भी इनसे पनाह मांगी थी। मतलब जमीन पे जो सूखे पत्ते हैं उनको कुचलते हुए चले जाते हैं। देखा जाए जब ये पेड़ में हुआ करते थे तो बहुत धूप होती थी तो हम उनसे पनाह मांगते थे, उनकी छांव में हम बैठ जाते थे या रुक जाते थे। और ये जो सूखे पत्ते हैं यही हमारे वृद्ध माँ बाप हैं जो बुजुर्ग हो गए, तो हमें इनसे अदब से पेश आना है क्योंकि कभी कड़ी धूप में हमने इनसे भी पनाह मांगी थी। चलिए सीट सबको मिल गई बेटा? फ्रेंड्स में एक सीट हमको भी जरूरत पड़ेगी, एक सीट बेटा हमको भी दो। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। पास कर दूंगा ठीक, धन्यवाद, भगवान भला करें। चलिए शुरू करते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। एक कक्षा में एक परीक्षा का आयोजन हुआ, एक कक्षा में एक परीक्षा का आयोजन हुआ। आइए ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा का आयोजन हुआ। किस प्रकार से आयोजन हुआ कि भाई कभी भी जब पेपर होता है, कभी भी कोई पेपर होता है तो सारे बच्चे पेपर देने नहीं आते हैं, कुछ बच्चे एब्सेंट भी तो हो जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं। तो इसी को लेकर बात बोली गई है कि सर एक क्लास है उसमें पेपर हुआ। ठीक है, क्लास में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं नहीं पता, लेकिन उसमें एक परीक्षा करवाई गई बेटा, एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, एक परीक्षा करवाई गई। अब जो परीक्षा होती है तो बेटा कुछ बच्चे पेपर देते हैं और कुछ बच्चे पेपर छोड़ते हैं। मतलब परीक्षा देने वाले कुछ बच्चे होते हैं, परीक्षा देने वाले कुछ बच्चे होते हैं और परीक्षा नहीं देने वाले कुछ बच्चे होते हैं। परीक्षा देने वाले और परीक्षा नहीं देने वाले 2 तरह के बच्चे होते हैं। ठीक, जिन्होंने पेपर में भाग लिया, जो पेपर देने आए, और वो लोग जिन्होंने पेपर में भाग नहीं लिया। अच्छा, जो परीक्षा देने वाले होते हैं बेटा उनका बनता है रिजल्ट। हमेशा जो रिजल्ट बनता है वो पेपर देने वालों का बनता है। जिन्होंने पेपर छोड़ दिया उनका क्या रिजल्ट बनेगा भैया? वो सब तो एब्सेंट है, अनुपस्थित है। तो पेपर देने वालों का रिजल्ट बनता है, और जो रिजल्ट बनता है वो 2 तरह का बनता है। एक लिस्ट बनती है पास होने वालों की और बेटा एक लिस्ट बनती है फेल होने वालों की। और जो रैंक आती है, रैंक, वो पास होने वालों की रैंक आती है, फेल वालों की कभी रैंक नहीं आती है। कि हम तुमसे कह दें कि देखो एक पेपर हुआ था और उसमें हम फेल हो गए, मेरी 5वीं रैंक आई थी, फेल हो गए हम और मेरी 5वीं रैंक आई थी। अरे भैया फेल होने वालों में काहे की रैंक? फेल मतलब फेल, चाहे तुम 1 नंबर से फेल हुए, चाहे 10 नंबर से फेल हुए, तो फेल होने वालों में रैंक कभी नहीं बनती है। जब भी रैंक बनाई जाती है तो वो पास होने वालों की। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। क्या बोला गया? एक कक्षा में एक परीक्षा का आयोजन हुआ जिसमें पास होने वाले बच्चों में इनमें बोला गया उनकी रैंक के आधार पर एक लिस्ट तैयार की गई और इस लिस्ट में अतुल का स्थान ऊपर से 26वां है। ये है अतुल भाई साहब।
अतुल का स्थान बेटा ऊपर से कितना है? 26वां है, 26वां। तथा नीचे से इसका स्थान दिया गया है, नीचे से इसी अतुल का स्थान कितना दिया है? 29वां दिया है। ऊपर से 26वां, नीचे से 29वां दिया गया है। अच्छा, तुम्हें अगर किसी भी पंक्ति में किसी भी लड़के के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर दोनों किनारों से स्थान पता हो, ऊपरी छोर से भी नीचे वाले छोर से भी, अगर दोनों छोरों से स्थान पता हो, तो क्या आप टोटल बच्चे, कुल बच्चे निकाल सकते हैं सर? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऊपर से दिया गया स्थान प्लस नीचे से दिया गया स्थान -1। बेटा ऊपर से वैल्यू कितनी? 26, नीचे से -1 कितना आएगा? 54। तो आपने कहा कि सर इसको हल किया 54 आ गया, आ गया बेटा। तो क्या इस पंक्ति में 54 हो गए? ये पंक्ति तो बच्चा पास होने वालों की थी, इसका मतलब पास कितने हुए होंगे? 54। अच्छा, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। 54 आ गए इस लिस्ट में। 12 बच्चों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, तो परीक्षा छोड़ने वाले, परीक्षा नहीं देने वाले कितने दिए? 12। चलिए आगे पढ़िए। बोला गया जबकि परिणाम के अनुसार फेल होने वाले बच्चों और पास होने वाले बच्चों के बीच एक अनुपात दिया है। बेटा फेल होने वाले बच्चों और पास होने वाले बच्चों के बीच क्रमशः अनुपात, रिस्पेक्टिव रेशियो कितना दिया है? 2:5:9, यही दिया है। तो फेल और पास का अनुपात दिया है 2:9। अगर अनुपात की बात माने, अगर रेशियो की बात माने, तो पास हुए हैं 9 बच्चे। अगर अनुपात की बात माने तो पास कितने हुए? 9। जबकि हकीकत में पास हुए कितने? हकीकत में 54। यार इसका मतलब सच्चाई यह है कि 54 पास हुए हैं, जबकि अनुपात क्या कह रहा है? 9 पास हुए हैं। तो इसका मतलब जो अनुपात वाला 9 है वही कितने के बराबर है? 54 के। बच्चा 9 बराबर 54, 1 बराबर, जल्दी बोलो, 1 बराबर 6। तो तुमने फेल माने कितने? 2। 1 बराबर 6 तो 2 बराबर 12, 9 बराबर 54। चलिए तुम्हें यह भी पता चल गया कि फेल हुए हैं बेटा 12 बच्चे फेल हुए। अब चलो सवाल को सुनते हैं। अब हम तुमसे पहली बात तो ये पूछने जा रहे हैं कि इस कक्षा में कुल कितने बच्चे का एडमिशन था? एडमिशन कितनों का था? तो चाहे फेल हुए हो, चाहे पास हुए हो, चाहे पेपर छोड़ दिया हो, लेकिन एडमिशन तो रहा होगा, एडमिशन तो रहा होगा। तो सर 54 + 12 + 12 कितना आएगा बेटा? 78। तो इसका मतलब 54 + 12 + 12, तो एडमिशन जो था वो था, मतलब क्लास में कुल बच्चे थे 78। क्यों भाई, थे कि नहीं थे? कुल बच्चे थे 78, क्लास में कुल बच्चे 78 थे। ये बात तो समझ में आ गई। सर कुल पूछे ही नहीं थे, इन्होंने कुछ और पूछा था। इन्होंने पूछा था कितने प्रतिशत बच्चे कक्षा में फेल हुए। तो बेटा कुल बच्चों का ही तो परसेंट निकलेगा। तो आप फेल होने वालों का प्रतिशत, फेल होने वालों का प्रतिशत हम निकालने जा रहे हैं। फेल होने वालों का प्रतिशत हम निकालने जा रहे हैं। तो फेल हुए कितने? 12। कितने में से? 78 में से। तो कुल बच्चे गुणे 100। सॉल्व कर दे बेटा, है ना? सॉल्व हो पाएगा? जल्दी बताओ कितना? 15 सही 5/13। तो बेटा आंसर आ गया 15 सही 5/13%। तो फेल कितने बच्चे परसेंट बच्चे, मतलब कितने प्रतिशत बच्चे फेल हुए? 15 सही 5/13। अच्छा, दशमलव में अगर कहलवाओगे तो कितना कहलवाओगे? मोबाइल से करना, मोबाइल से। 15 दशमलव कितना बेटा? 15.38। 15.38% बेटा सही लिख रहे हैं। तो इतने प्रतिशत बच्चे फेल हुए, मतलब दशमलव में। पॉइंट में लिखे तो इतना, अगर सही बटे में लिखे तो इतना। अब आप सब लोग नोट भी करते चलो और मेरे सवालों के जवाब भी देते चलो। आपसे मैंने पूछा कि कक्षा में कितने बच्चों ने परीक्षा दी? 66। शाबाश भाई। 54 फेल हुए, सॉरी 54 पास हुए, 12 फेल हुए, तो पेपर कितनों ने दिया? 66। सही बात है। अच्छा, कोई भी पेन मत चलाना, कोशिश करना कि ना चलाओ। परीक्षा में पेपर देने वालों और पेपर नहीं देने वालों के बीच अनुपात कितना है? रेशियो। पेपर देने वालों और पेपर नहीं देने वालों के बीच अनुपात कितना है? 11/2। क्यों भाई, सही है? मतलब आपने मेरे ख्याल से 66/12 किया हो। सही चल रहा है बेटा? तो 66/12 बोलो, 11/2। एक और बात का जवाब दे दो थोड़ी देर के लिए। यदि इस कक्षा के क्लास टीचर ने, अध्यापक महोदय ने एक फैसला किया कि जो बच्चे अब्सेंट हुए हैं, जिन्होंने पेपर छोड़ा है, हम उनको भी फेल ही मानेंगे, मान लो नियम है, उनको भी फेल ही मान लिया उन्होंने, तो बताइए कक्षा में कुल कितने बच्चे फेल हुए? कितने हुए? सही चल रहा है? पहला सवाल खत्म।
आते हैं दूसरे पे। बेटा इसको हटा दें, जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो। अपना जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 15.38% या 15 सही 5/13% भी कह सकते हैं जी। हाँ क्या करें? नहीं, ये हम लोग जबरदस्ती मान लेते हैं। आप नोटिस करना, जब तुम रिजल्ट देखने जाते हो तो उनके आगे ए लिखा होता है, ए एब्सेंट होता है, उनको फेल नहीं माना जाता है, एब्सेंट माना जाता है। बात समझ रहे हैं? ये तो क्लास टीचर ने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि हम एब्सेंट वालों को भी फेल मान रहे हैं। वो हम लोग मान लेते हैं जबरदस्ती फेल, हम तो मान लेते हैं क्या पेपर देने नहीं गए तो फेल ही हो गए एक तरह से, तो हम लोग कह देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उनका सही मानना क्या होता है, वो एब्सेंट होते हैं। फेल एक बहुत खराब चीज है, एब्सेंट उतनी खराब नहीं है। हो सकता है किन्हीं विषम परिस्थितियों की वजह से बेचारा पेपर देने ना जा पाया हो, लेकिन अगर जाता तो वो टॉप करता, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसको हम फेल नहीं कहेंगे। ठीक है भैया, नोट हो पाया? भैया हटा दें सर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं सर, रब कर दें। आइए अगले सवाल, आइए देखिएगा अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है, आइए सुनिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि एक कोई समूह है, कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कुछ लोग दिए गए हैं, 3 तरह के लोग दिए गए हैं। आपने शायद क्रमशः संचय सुना होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो उसमें क्या क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं सर। उसमें हमसे ये कहा गया है कि सर 5 प्रोफेसर हैं बेटा, और क्या है 6 टीचर हैं और 3 रीडर हैं। ठीक है, इतने सारे लोग हैं और इनसे इकट्ठा करके 5 लोगों की टीम बनानी है। तो तुम सबको तो ले नहीं पाओगे, हो सकता है कोई एक प्रोफेसर ले लो, 4 ये ले लो, सॉरी मतलब 3 ये ले लो, 1 ये ले लो, कुछ भी ले सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। कुल मिला के 5 लोग चुनने हैं और उनको चुनकर एक टीम बनानी है, समिति बनानी है। चलिए, तो यह समिति 5 सदस्यों की बननी है। जो समिति बननी है वो बेटा 5 सदस्यों की बननी है। अब 5 सदस्यों की समिति आइए बनाते हैं। तो उसके लिए सवाल पढ़ते हैं। तो सवाल क्या दिया गया, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 2 सर हमसे ये कहता है कि समिति में देखो भाई 2 प्रोफेसर जरूरी हैं, 2 टीचर जरूरी हैं और 1 रीडर होना चाहिए। तो आपको जो समिति चाहिए इस बार, उसमें 2 प्रोफेसर कंपलसरी हैं, होने ही चाहिए। 2 प्रोफेसर कंपलसरी होने ही चाहिए और बेटा 2 टीचर कंपलसरी हैं, होने ही चाहिए और 1 रीडर जरूर होना चाहिए। तो बच्चा जो 2 प्रोफेसर लोगे वो इन्हीं 5 प्रोफेसरों में से ही तो चुनोगे। तो 5 प्रोफेसरों में से 2 प्रोफेसर चुनने के तरीके होते हैं 5C2। कोई भी 5 चीजों में से अगर तुम्हें 2 चीजें चुननी हो तो वो कोई भी 2 हो सकती हैं भाई, पहली वाली 2, बीच वाली 2, अगली 2, कोई भी हो सकती है। मान लो वो 5 प्रोफेसरों के नाम है ABCDE, तो इनमें से कोई तुम 2 प्रोफेसर चुनने जा रहे हो, तो वो AB भी हो सकते हैं, वो BC भी हो सकते हैं, वो CD भी हो सकते हैं, वो DE भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं बेटा। तो वो 5 में से 2 प्रोफेसर कितने तरीके से चुने जा सकते हैं, तो 5 में से 2 प्रोफेसर चुनने के तरीके होंगे 5C2। ठीक है, अच्छा, और साथ ही साथ अब तुमको 2 टीचर भी चाहिए। तो बिल्कुल बेटा, शाबाश। तो टीचर 6 थे, उन्हीं में से 2 टीचर चाहिए तुमको। तो 6 में से 2 टीचर चुनने के तरीके होंगे 6C2 गुणे साथ ही साथ 3C1। क्या ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई? अच्छा, ये जो बेटा आपने 5C2, 6C2, 3C1 लिखा है, इसकी इन सभी की तुलना NCR से कर दो। ठीक है, और NCR का जो फॉर्म होता है वो ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है इसका सही रूप। अच्छा, किसी भी संख्या के ऊपर जब ये निशान लग जाता है तो इस निशान को कहते हैं फैक्टोरियल। इसको बोलते समय मेरे मुंह से शब्द निकल रहा है फैक्टर, फैक्टोरियल, फैक्टर भी तो निकला मुंह से। तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। तो बताइए क्या फैक्टर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा बेटा? फैक्टोरियल। तो गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या में जब ये निशान लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि इसका गुणा घटते 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 1 तक। चलिए, तो अगर हम 5C2 को सही मायने में इससे तुलना करें NCR से, तो n की जगह यहाँ है 5 और R की जगह यहाँ कितना है 2। अगर NCR से आप कंपैरिजन करोगे बेटा तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन
फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2। बोलो सहमत हो बेटा? अच्छा गुणे, हाँ फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2। सही चल रहा है बेटा? और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 1। क्यों भाई, क्लियर है? अच्छा सॉल्व कैसे किया जाता है? फैक्टोरियल 5 को लिखोगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे फैक्टोरियल 2 में 2 का गुणा घटते 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 1 तक, 2 गुणे 1 गुणे 5 में से 2 गया 3, तो 3 2 1। सर ये हुआ इतने का परिचय। इसका परिचय बेटा अगर करवाएंगे तो 6 5 4 3 2 1 बेटा 2 गुणे 1 गुणे गुणे बोलो 4 3 2 1। क्या ये चीज समझ में आई जो हमने लिख रहे हैं 4 3 2 1 कि भाई 6 में से 2 गया 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 को लिखेंगे घटते 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 1 तक, 4 3 2 1 गुणे बेटा यहां आ जाओ 3 2 1 बटे का फैक्टोरियल 1 ही रहेगा बेटा, है ना? और इनटू यहां बात करो 2 इंटू 1। सही बात है? अब तुम्हें सॉल्व करना है। सॉल्व कर पाओगे? हाँ चलो कुछ कैंसिल भी कर लेते हैं। 3 2 1 से हमने 3 2 1 हटा दिया बेटा, 2 से 4 को निपटा दिया, 2 आया। यहाँ 4 3 2 1 4 3 2 1 हटा दिया, 2 से 6 को काट दिया, 3 आया। सर 2 गुणे 1 से 2 गुणे 1 हटा दिया, तो बेटा अगर कहानी देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगी बेटा 5 दूनी 10। चलो मान लिया गुणे बेटा 3 बचे 15। ठीक है सर वहां जाओ कितना 3, ये हो गया 3 बेटा गुणा करो कितना आ रहा 450 450। कौन सा ऑप्शन है? चौथा, यही आंसर। क्या बात थोड़ी बहुत पहले पड़ी? ये हो गया चौथा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूं बेटा इसी जगह पर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, आइए सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 में भैया ये कहा गया समिति में इस बार 3 रीडर होने चाहिए, ये बोल दिया गया है। और तुम्हें याद है कि समिति कितने लोगों की बननी थी? 5। 3 रीडर जरूरी है इस बार, ध्यान रखो 3 रीडर जरूरी है, 3 रीडर जरूरी है। चलो होंगे ठीक, कोई बात नहीं। और बाकी के जो 2 लोग हैं वो तुम प्रोफेसर में से ले लेना और किस में से? टीचर में से ले लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 रीडर चुनने, तो रीडर टोटल थे कितने? 3 में से 3 रीडर चुनने के तरीके होंगे 3C3 गुणे। सही है बेटा? अच्छा अब बात करो, अब तुम्हें 2 लोग और चुनने हैं। वो जो 2 लोग चुनने हैं वो प्रोफेसर टीचर में से कोई भी हो सकते हैं। तो ये बता दो प्रोफेसर और टीचर मिला के टोटल कितने थे? 11। तो इन 11 में से ही तो 2 लोग लोगे, तो 11 में से 2 लोग चुनने के तरीके होंगे 11C2। क्या इस बात से सहमत हो बेटा? अब जो तुमको बाकी के 2 लोग चाहिए वो भाई प्रोफेसर टीचर कोई भी हो सकते हैं। तो वो जो बाकी के 2 लोग चाहिए वो कौन से होंगे? वो इन्हीं प्रोफेसर टीचर में से होंगे। प्रोफेसर टीचर मिला के थे कितने? 11। तो 11 में से 2 लोग चुनने हैं, तो 11 में से 2 लोग चुनने के तरीके होंगे 11C2। क्या इतनी बात समझ में आई? नहीं आई भैया? क्लियर है? 11 में से 2 लोग चुनोगे। अब ये 11 आए कहां से? जो बचे हैं वो मिला के 11 ही, 6 5 11। तो अब बेटा सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो 3C3 डायरेक्ट लिख सकते हो। कितना बोलो? कितना? 1। ये NC0 NC1 ये सब आपको पढ़ाया गया होगा। इनटू बेटा इसको हल करके डायरेक्ट बता दो आपको। फाइनल 55। तो बेटा 55 गुणे 1 कितना आया? 55। तो सर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 55। बेटा ऑप्शन कौन सा लगवाओगे? सेकंड। क्या बात सही है? आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे लोगों की पंक्ति में राकेश लेफ्ट से बाईं तरफ से बैठे लोगों, राकेश के बाईं तरफ बैठे लोगों की संख्या पंक्ति के कुल लोगों की संख्या का 2/3। चलिए कोई बात नहीं, आइए देख लेते हैं। सर इसको हटा दें भैया, इधर वाला हटा दें, ये वाला बोलो भैया, ठीक है? चलिए सर आइए देखते हैं। देखिए ना, देखिए आज की शीट में जो हमने आपको सवाल दिए बेटा, हर सवाल कहीं ना कहीं अपने आप में विशेष है। पिछले सवाल से ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको अगला सवाल लगेगा। हर सवाल की खूबी ये रहेगी। जैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सर क्वेश्चन नंबर 4 हमसे चीख चीख कर कह रहा है। कैसे कह रहा है? चीख चीख। चलो खैर कह रहा होगा चीख चीख के, मान लिया।
क्या कह रहा है वो सुनते हैं। ये कह रहा है कि पंक्ति में राकेश के बाईं तरफ बैठे लोगों की संख्या, ये बेटा एक रो है, पंक्ति है, एक लाइन है। मान लेते हैं इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, कितने बैठे हैं नहीं पता। मान लेते हैं कि कुल जो लोग बैठे हैं, कुल बैठे लोग पंक्ति में, कुल बैठे लोग बेटा पंक्ति में मान लेते हैं कि पंक्ति में कुल बैठे लोग हैं x। थोड़ी देर के लिए मान लो x है, कुल x लोग बैठे हैं बेटा। मान लिया कितने लोग बैठे हैं बेटा, x लोग बैठे हैं, पंक्ति में x लोग बैठे हैं। हम समझ गए, वही मैं चेक कर रहा था, कोई बात नहीं। अब हम इस कहानी को थोड़ा नीचे लिख देते हैं। अब बेटा सही है, पंक्ति में कुल बैठे लोग हैं x, मान लेते हैं ये है x। अब सुनो इन्होंने कहा क्या है बेटा, बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि जो राकेश भाई साहब है उनके बाईं तरफ जो बैठे लोग हैं, तो कहीं पर मान लेते हैं ये बैठे हैं राकेश भाई साहब, राकेश के बाईं तरफ। तो अगर राकेश के बाईं तरफ देखोगे तो यही तो होगा बायां। तो राकेश के बाईं तरफ जो बैठे लोग हैं वो पंक्ति के कुल लोगों का 2/3 है। तो क्या बाईं तरफ 2/3x बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे? सही बात है। अच्छा चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। बाईं तरफ होंगे 2/3x। जब इस पंक्ति में राकेश अपने दाएं 4 स्थान खिसकता है, तो अभी राकेश यहां पर है फर्स्ट, अब दाईं तरफ खिसकेगा 4 स्थान, 1 2 3, और बेटा इस चौथी जगह पर बैठ जाएगा। बोलो सही बोल रहे हैं? 4 स्थान खिसक जाता है, तो इसको मान लेते हैं R सेकंड। जब 4 स्थान दाईं तरफ खिसक जाता है तब वह पंक्ति के दाहिनी ओर से बैठे 27वें व्यक्ति, तब वह पंक्ति के दाहिनी ओर से बैठे 27वें व्यक्ति, तो बेटा पंक्ति के दाहिनी ओर से बैठे 27वें व्यक्ति के दाएं 11वां हो जाता है। अब ये पंक्ति के दाहिने छोर से 27वां व्यक्ति के दाएं 11वां, तो आइए देखते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा, पंक्ति के दाहिने ओर से 27वें व्यक्ति, तो मान लेते हैं कि वो जो 27वां व्यक्ति है वो यहां कहीं पर बैठा है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये बैठा है 27वां व्यक्ति, ये पंक्ति के दाहिने ओर से 27वां व्यक्ति है, ये पंक्ति के दाहिने छोर से राइट कॉर्नर से 27वां व्यक्ति है। ये जो हमने बिंदी या डॉट बनाया है, ये बेटा 27वां व्यक्ति है। मान लेते हैं ये है 27वां व्यक्ति। तो दाहिनी ओर से अगर 27वां है राइट से, तो क्या दाहिनी ओर से 27वां ऐसे ही तो लिखोगे बेटा? वही तो है दाहिना छोर, तो राइट कॉर्नर से 27वां ही है। तो इन्होंने बोला कि पंक्ति के दाहिनी ओर से 27वें व्यक्ति के दाएं 11वां हो जाता है ये राकेश, तो इसके दाएं 11वां हो जाता है। तो बेटा इसके दाएं 11वां होगा, तो गौर करना, हम ये कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चेक करो, ये जो भाई साहब बैठे हैं, ये भाई साहब, क्या इनके दाएं 11वां ये R2 है? इनके दाएं 11वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां है। सर कहानी बन गई, काम बन चुका है। अगर आप गौर करो, ध्यान देना, अगर दाहिने छोर से गिनने पर गिनते ये व्यक्ति 27वें नंबर पर पढ़ रहा है, तो क्या इसके ठीक पहले वाला व्यक्ति क्या 26वें नंबर पर पढ़ा होगा कि नहीं? 26वां 25वां 24वां 23 22 21 20 19 18 17 16, क्या ये राकेश 16वें नंबर पे पढ़ा होगा? और अगर 16 नंबर पे पढ़ा होगा तो इसके इस तरफ क्या 15 लोग बैठाले जा चुके होंगे कि नहीं? बोलो बेटा सही बात है। अच्छा ये बात तो हमको समझ में आ गई, 15 लोग बैठाले जा चुके होंगे, ये बात हमको समझ में आ चुकी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, गौर करना बेटा, अगर मैंने तुमसे कहा कि मेरी जेब में 100 रुपए है, सुनो बेटा 100 रुपए है, 100 में से 70 रुपए हमने तुमको दे दिए, कल्पना करनी देंगे नहीं, 100 में से 70 तुमको दे दिए, तो मेरे पास बचे कितने? 30 बचे। तो आपको पता है कि अगर पूरा हिस्सा 1 होता है, तो 1 में से अगर 2/3 इधर हो गए, पूरे x में से अगर 2/3 इधर हो गए, तो बचे कितने? 1/3। तो 1/3 उस तरफ होंगे कि नहीं होंगे? अब उस तरफ का मतलब क्या हुआ ये समझना बेटा, उस तरफ का मतलब क्या हुआ, गौर करना बेटा। उस तरफ का मतलब हुआ कि सर ये वाला जो राकेश है यहां तक है 1/3, और ये वाली जो जगह है इसमें कितने हैं बेटा? 2/3।
क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? पूरी पंक्ति हमको बनानी थी, पूरी पंक्ति को हमने क्या किया, दो हिस्सों में बांट दिया, बराबर हिस्से नहीं है, दो हिस्से बना दिए। ये वाला हिस्सा है 2/3x मतलब 2/3x, और ये वाला हिस्सा है 1/3x। क्या 2/3 और 1/3 को जोड़ोगे तो क्या पूरा हिस्सा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरा एक हो जाएगा। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। अब हम ये देख लें कि जो पीछे वाला लाल गोला है इसके अंदर टोटल बच्चे कितने हैं और गिन लेते हैं। तो 15 तो ये है, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20। तो आप बताओ क्या इस गोले के अंदर 20 बच्चे हैं कि नहीं? बोलो बेटा 20 बच्चे हैं कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, 27वें व्यक्ति के दाएं 11वां हो जाता है। तो बेटा इस गोले के अंदर 20 है, तो 20 बराबर ही है कितने के? x/3 के। तो अगर तुमसे x की कीमत पूछें तो क्या तुम 60 कहोगे? तो x की कीमत 60 मतलब कुल लोग कितने बैठे हैं? 60 बैठे हैं। अच्छा तो x की वैल्यू 60 यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, जल्दी x की वैल्यू 60 रखो बेटा, बोलो बेटा x की वैल्यू 60 रखो, कितना होगा? 40। तो x की वैल्यू 60 जब तुम यहाँ रखोगे तो इसका मतलब यहाँ पर सॉल्व करोगे, x की जगह 60 रखोगे बेटा, तो ये आ जाएगा 2/3 गुणे 60 मतलब 40। तो मतलब इस गोले के अंदर कितने लोग? 40। सही बात है। तो अगर यहाँ 40 है तो इस गोले में 20 है, वो तो गए पूरे 60। बेटा इस गोले में अगर 40 है तो इस वाले गोले में कितने हैं? 20। बताओ 60 हो गए कि नहीं हो गए? और सवाल सुनते हैं, क्या सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में सुनिएगा क्या पूछा गया। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं? 60 बैठे। आंसर आ गया। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई कि 2/3 इधर तो 1/3 उधर, 2/3 इधर तो 1/3 उधर। तो बेटा हमने ये कहा कि जो 1/3 है वही है 20 के बराबर। ये 20 निकला कैसे? 20 ऐसे निकला कि हमको 27वां पता था, तो 27वें के दाएं 11वां ये हो गया। तो इसकी मदद से मैंने निकाल लिया कि इस गोले में हो गए 20 लोग। जल्दी नोट करिए बेटा। फिर आते हैं अगले सवाल पे। नोट हो पाया कुछ? ठीक है शुरू करें नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बताइए कि दिए गए निष्कर्ष को निश्चित रूप से असत्य सिद्ध करने के लिए, गलत साबित करने के लिए कौन सा कथन असंभव है, कौन सा कथन पॉसिबल नहीं है। भाई साहब ये वो सवाल है कि जिसने पिछले 5-6 साल से एक भी दिन कोचिंग ना छोड़ी हो, बढ़िया तैयारी की हो, अगर ऐसे लोगों के सामने भी ऐसे सवाल रख दो तो दिमाग खराब हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। सीरियसली बता रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये सवाल जो मैंने बोला बहुत बड़ी बात बोली है कि 5 साल तक जो तैयारी कर रहा है एक भी दिन ना छोड़ा हो कोचिंग, बहुत बड़ी बात कह दी, उसके बावजूद भी कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको तक हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे सवाल तुम समझ पा रहे हो, तुम कर पा रहे हो, तो तुम भीड़ से अलग हो गए। आओ देखना कैसे। बेटा इसको नोट कर पाए? उस गोले के अंदर 20 लोग और इस गोले के अंदर 40 लोग, टोटल हो गए 60 लोग। ठीक है, रफ कर दें भैया, हटा दें? चलिए सर, अब आता है नेक्स्ट सवाल में। जल्दी से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आइए सुनते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है सर कि इनइक्वालिटी का सवाल है। तो बेटा अगर इनइक्वालिटी की बात करें, असमानता की बात करें, तो इसके लिए कुछ छोटे से नियम होते हैं, थोड़े से नियम होते हैं। हाँ जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेंगे कि इसमें कथन मिलेंगे और निष्कर्ष मिलेंगे, मतलब स्टेटमेंट होंगे बेटा और कंक्लूजन। जल्दी से रिवीजन कर लेंगे, बहुत छोटे होते हैं ये नियम, कोई ज्यादा नहीं होते। ये जो इनइक्वालिटी टॉपिक होता है बेटा, असमानताएं हिंदी में कहते हैं, ये केवल 3 निशानों पर निर्भर होता है। इस दुनिया में 3 रिश्ते होते हैं, बड़ा, छोटा और बराबर। इसके अलावा दुनिया में कोई रिश्ता होता ही नहीं। बड़ा मतलब ये निशान, छोटा मतलब ये और बराबर मतलब ये निशान। बेटा 3 रिलेशन इस दुनिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं को लेकर ये चैप्टर होता है। तो इसमें है क्या, ध्यान देना, आपको कुछ नियम सीखने हैं और नियम बहुत कम है, बहुत थोड़े से हैं। रूल्स क्या है, ध्यान देना बेटा, जो रूल्स है वो बेटा कथन के लिए है, कथन के लिए। ध्यान रखना, नियम जो है वो किसके लिए है, कथन के लिए। नियम क्या होते हैं वो सुनिए। पहला नियम ये होता है कि यदि कभी भी मान लो कोई 2 लोग हैं, जैसे मान लो P है और Q है, किन्हीं 2 लोगों के बीच में बहुत सारे निशान लगे हैं, बहुत सारे निशान लगे हैं,
मतलब सारे के सारे निशान एक ही दिशा में लगे हैं। अगर आप सभी जानते हो तो आपको पता होगा कि जो खुला हुआ हिस्सा होता है, जो ओपन होता है, जिसकी तरफ ये दो लाइनें होती, खुला होता है, उसे बड़ा कहते हैं। अच्छा, इसके साथ में देखोगे तो बड़े के साथ बराबर भी लगा हुआ है। तो इस समय देखो तो ये जो सारे निशान चल रहे हैं, सब में जो बड़ा 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 चल रहा है वो किसकी तरफ? P की तरफ। और सब में छोटा 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 किसकी तरफ? Q की तरफ। तो इतने सारे निशान लगे हों और अगर इन सभी में साथ में नीचे बराबर भी लगा हो, बराबर इक्वल भी लगा हो, लेकिन अगर एक बार भी, कम से कम एक बार भी बिना बराबर वाला दिख जाए, बिना बराबर वाला, तो बस वही हमारा फैसला होता है। हम सीधे कहेंगे कि गुरुजी सब दुनियादारी छोड़िए, सीधे कहिए P और Q के बीच में डायरेक्ट बताइए क्या रिलेशन होगा? P बड़ा है Q से। अगर एक बार भी बिना बराबर वाला दिख जाए तो। अच्छा, अगर दो बार दिख जाए तो बिना बराबर वाला, तो भी ध्यान रखना, कम से कम एक बार बोला है, इसका मतलब एक बार भी अगर दिख जाए तो वही फैसला। यहाँ तो दो बार दिख रहा है तो भी वही। अगर 3 बार दिख जाए तो, 4 बार दिख जाए तो भी वही। तो बेटा अगर कम से कम एक बार भी बिना बराबर वाला दिख जाए तो बस सीधे वही एक निशान फैसला होता है, बाकी सब निशान फर्जी हैं। अब आ जाओ सेकंड की बात करें। मान लो इस बार सारे के सारे निशान जो हैं वो उस तरफ चल रहे हैं। इस बार देखो तो सब में जो बड़ा 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 है वो किसकी तरफ है? Q की तरफ। और सब में छोटा 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 किसकी तरफ? P की तरफ। तो आप बताओ अगर सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं तो क्या इन सब में कम से कम एक बार भी बिना बराबर के आया? एक बार भी बिना बराबर के आ गया तो वही हमारा फैसला। हम सीधे कहेंगे P और Q के बीच में डायरेक्ट फैसला क्या होगा? P छोटा है Q से। क्या बात समझ पा रहे हैं सर? अच्छा, ये दो बातें हो गई। अब तीसरा नियम यहाँ लिख देते हैं बेटा। तीसरा क्या है सुनना। मान लो P और Q के बीच में बहुत सारे निशान लगे हैं और सारे के सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं। अगर ध्यान से देखो तो सबके साथ बराबर लगा हुआ है। क्या एक बार भी बिना बराबर के आया? नहीं सर, सब में बराबर लगा है। और अगर सर सब में बराबर लगा है तो फिर मजबूरी में हमको भी बराबर के साथ में ही मानना पड़ेगा। हमारा फैसला क्या आएगा? P बड़ा या बराबर है Q से। मजबूरी है कि हमको भी बराबर के साथ में ही मानना पड़ेगा। अच्छा, मान लो कोई एक बार भी बिना बराबर के आ गया होता तो P बड़ा है Q से होता, लेकिन सब में बराबर लगा है तो फिर हम भी बराबर के साथ में ही लेंगे। अच्छा, चौथा नियम देखिए सर चौथा नियम ये है कि P छोटा बराबर छोटा बराबर छोटा बराबर छोटा बराबर Q। आप बताओ क्या एक बार भी बिना बराबर के आया? नहीं आया। सब में बराबर लगा है तो फिर हम भी बराबर के साथ में ही लेंगे। P छोटा या बराबर है Q से। ये हो गए 4 नियम। अब आते हैं सर पांचवा और आखिरी नियम। ध्यान देना सर, पांचवा और आखिरी नियम गौर करना, मैं वो यहाँ लिख देता हूँ बेटा। पांचवा और आखिरी नियम यहाँ लिख देता हूँ। वो क्या है कि अगर मान लो कभी किन्हीं दो लोगों के बीच में, भाई अभी तक क्या था कि सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे थे, सब में बड़ा बड़ा या तो इस तरफ या बड़ा बड़ा उस तरफ, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बार बड़ा इस तरफ हो, एक बार बड़ा उस तरफ हो। बेटा निशान विपरीत भी तो हो सकते हैं। और अगर कभी भी विपरीत चिन्ह हो जाए, ध्यान देना, अब ये विपरीत चिन्ह होते कितने प्रकार के हैं, विपरीत चिन्ह कैसे कैसे होते हैं। अगर मान लो कभी आपको ये जोड़ा मिल जाए तो भी विपरीत, अगर ये जोड़ा मिल जाए तो भी विपरीत, ऑपोजिट। अगर दोनों में मान लो बराबर लगा हो, दोनों में, तो भी विपरीत। एक में बराबर लगा हो, एक में ना लगा हो तो भी विपरीत। दोनों में बराबर लगा हो तो भी विपरीत, एक में बराबर लगा हो एक में ना लगा हो तो भी विपरीत। अगर कभी भी विपरीत चिन्ह का जोड़ा कोई भी मिल जाए इनमें से, तो फिर उन दोनों लोगों के बीच जो फैसले आएंगे वो दुनिया के तीनों फैसले आ सकते हैं। मतलब कि जो P है वो Q से बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सर हमने जो ये डिब्बे में बंद किए हैं ये फैसले हैं। तो बस यही 5 नियम पूरे चैप्टर के लिए है। चैप्टर में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो इनसे बच के जा पाए, इन्हीं 5 से कंप्लीट हो जाएगा। एक बात और कि जो नियम है वो कथन के लिए, ध्यान रखना, निष्कर्ष के लिए कोई नियम नहीं होता। आइए अब लगाते हैं अपना सवाल। सवाल नंबर सर है 5वां। क्या बोला गया? एक निष्कर्ष आपको पहले दे दिया है बेटा। निष्कर्ष क्या दिया है जरा ध्यान से देखो। वो दिया है Q बड़ा या बराबर है K से। अच्छा भाषा पढ़िए, ऊपर क्या थी भाषा। बताइए कि दिए गए निष्कर्ष को निश्चित रूप से असत्य साबित करने के लिए, असत्य मतलब होता है झूठा, मतलब गलत, तो इसको गलत साबित करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बेकार है। असंभव मतलब कौन सा बेकार है, यूजलेस है, किसी काम का नहीं। तो देखते हैं कौन सा विकल्प बेकार है। तो जरा हम विकल्प देख लेते हैं। विकल्प क्या दिए गए? पहला
पहला विकल्प दिया बेटा, वो दिया है P बड़ा है K से, K छोटा है बेटा R से, R बराबर है G, G छोटा या बराबर है B, B छोटा या बराबर है Q। दूसरा देखते हैं सर, दूसरा दिया है सर T इज इक्वल टू है Q। अब Q बड़ा और छोटा नहीं है बेटा, बड़ा छोटा मना कर दिया, बड़ा छोटा होगा नहीं तो होगा क्या? इसका मतलब वो इनडायरेक्टली हम बराबर कहना चाह रहे थे, ठीक है, बराबर R, आगे क्या बोला है, R बराबर है W, बेटा W बराबर है K। तीसरी बात सुनो, तीसरी बात क्या कहेंगे बेटा, वो कहा है K बराबर है S, S छोटा है M से, और M बराबर है T, और T छोटा या बराबर है Q। चौथी बात क्या कह रहे हैं बेटा, Q बराबर है R, R छोटा या बराबर है S, छोटा या बराबर है T, छोटा है K से। और पांचवी और आखिरी बात क्या है, नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। अब सुनते हैं भैया, ये जो 5 दिए गए दरअसल ये कथन है, दरअसल ये कथन है, ये स्टेटमेंट ही दिए गए। अब इन कथनों में आपको वो निष्कर्ष चेक करना है। तो चलिए निष्कर्ष में ये बताओ किन किन अक्षरों की बात की गई, कीवर्ड की। अब आप बेटा पहला कथन देखो, अब आप पहला कथन देखो, और पहले कथन में जरा तुम Q और K पर गौर फरमाओ। देखो तुमको कहीं पर Q और कहीं K दिख रहा है, जब तुम कथन में देखोगे तो तुमको बेटा पहले कथन में K ये दिख रहा है, Q ये दिख रहा है। जब तुम K से लेकर Q तक जाओगे, ध्यान रखना तुम्हें केवल K से Q तक ही जाना है और कथन में ही जाना है, निष्कर्ष से कोई मतलब नहीं। K से Q तक जाओ, तो जब तुम K से Q तक जाओगे तो केवल निशान 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 देखना, चिन्ह देखना, सिंबल देखना, अक्षर अक्षर मत देखना, निशान देखो। तो तुमको जो भी जादू टोना सिखाया गया है, सिखाया गया है, हाँ, जो भी जादू टोना सिखाया गया है उसके आधार पर बताओ K से Q तक जाने पर निशान के रास्ते में विपरीत तो नहीं होगा, नहीं होगा, एक ही दिशा में चल रहे हैं। अगर निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं तो क्या कम से कम एक बार भी बिना बराबर के आया? तो वही हमारा फैसला। बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, बोलो। K छोटा है Q से, तो आप लोगों ने तो हमसे बता दिया गुरुजी K छोटा है Q से, K is less than Q। अब अपना फैसला देखो और इनका निष्कर्ष देखो। तो आपने क्या कहा, K छोटा है Q से, और इन्होंने क्या कहा कि K या तो छोटा है या बराबर है। तो देखा जाए तो उस हिसाब से तो भैया इसको देखते हुए तो वो गलत हो रहा है। आपका फैसला आया छोटा और ऊपर क्या दिया है, छोटा बराबर। जो आपका फैसला आया है बेटा एज इट इज हूबहू वही होना चाहिए ऊपर, ना इससे कुछ कम ना इससे कुछ ज्यादा। तो आपने केवल छोटा बोला है K को और वहां छोटे के साथ बराबर भी बोल दिया है, तो क्या इसके हिसाब से गलत हुआ कि नहीं हुआ? बोले बेटा गलत हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा देखो बेटा, दूसरा देखो क्या बोला गया है, दूसरे के हिसाब से बताओ Q और K के बीच फैसला क्या? बोले बेटा हाँ, Q बराबर है K, हाँ, तो Q बराबर है K, तो आपके हिसाब से तो बराबर आना चाहिए, और ऊपर बराबर के साथ छोटा भी दिया गया है, तो इसके हिसाब से भी गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गलत हो रहा है इसके हिसाब से भी, हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा अब देखो बेटा यहां पर देखो Q और K के बीच फैसला क्या आएगा बताओ, K और Q के बीच। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी है जल्दी से बेटा, ये जो बीच में इज इक्वल टू का निशान आता है बराबर का, तो उसके आने से टेंशन मत लिया करो, वो निशान किसी काम का होता नहीं, वो न्यूट्रल साइन माना जाता है। अगर रास्ते में कभी भी इज इक्वल टू आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना फैसला वही रहेगा जो आपने पहले कर रखा है, फैसला वही रहेगा जो आपने पहले कर रखा है, फैसला वही रहेगा जो आपने पहले कर रखा है। ध्यान रखना फैसला वही रहेगा जो आपने पहले कर रखा है, वही फैसला रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे इज इक्वल टू का निशान कितनी बार भी आ जाए। हाँ अब बताओ K और Q के बीच फैसला क्या? K छोटा है Q से, हमारे हिसाब से तो K छोटा आ रहा है, जबकि ऊपर K को दिया क्या है, छोटे के अलावा बराबर, तो इसको देखते हुए भी गलत है। क्यों भाई बस तो सॉरी तीसरा भी गलत हो गया। अब चौथा देखो बेटा, जरा चौथे की बात करो, चौथे की बात करो, चौथे में देखो जरा K और Q के बीच फैसला क्या? हाँ या ये कह सकते हो Q छोटा है K से, तो आपने कहा कि गुरुजी Q छोटा है K से, और जबकि ऊपर देखोगे तो भैया Q को छोटा दिखाया है कि बड़ा या बराबर, तो उसके हिसाब से भी गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर देखा जाए तो आंसर होना चाहिए नन ऑफ दिस, होना चाहिए। पर आपको जानकर बेहद आश्चर्य होने वाला है कि आंसर है चौथा। अब बताते हैं कैसे, सुनना, आंसर होगा क्या? चौथा। आइए बताते हैं कैसे, सुनना। इस क्वेश्चन की भाषा में एक शब्द लिखा है कि कौन सा निश्चित रूप से कौन सा बेकार है,
निश्चित रूप से क्या करना है, पढ़िएगा, भाषा में क्या लिखा है बेटा, पढ़िएगा, लिखा हुआ है निश्चित रूप से असत्य साबित करने के लिए, मतलब 100% कंफर्म गलत होना चाहिए, मतलब उसके सही होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, सही होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, 100% गलत होना चाहिए। तो अगर तुम पहले वाले में देखोगे तो बेटा के छोटा दिखा रहे हैं क्यू से, और ऊपर क्या बताया था, के या तो छोटा है या बराबर है। तो बताओ अगर छोटा है या बराबर है तो क्या छोटा वाली बात भी हो सकती है कि नहीं, सकती तो है। ऊपर देख के बताओ, ऊपर कितने निशान थे, 2, यहाँ कितना है, 1। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये निश्चित वाली बात आ गई है। तो अगर छोटा हो जाए, तो अगर ऊपर भी छोटा हो जाए तो बताओ संभावना सही होने की है कि नहीं, संभावना तो है। तो मतलब इसको निश्चित रूप से हम गलत नहीं कर पाएंगे, ये सही हो सकता है। और इन्होंने क्या बोला था कि कंफर्म गलत कौन सा है, तो पहला वाला तो देखा जाए तो सही हो सकता है, बताओ बेटा हो सकता है कि नहीं, सही हो सकता है बेटा, ठीक है। दूसरे वाले की बात करो, क्यू बराबर क्यू दिया है, के दिया है, ऊपर देखो जरा क्यू और के बीच में क्या बराबर का निशान भले ही थोड़ा सा मौजूद हो, पर मौजूद था कि नहीं था, तो सर देखा जाए तो ये भी सही हो सकता है कि नहीं, सकता तो है, पॉसिबल तो है, निश्चित रूप से गलत नहीं कहेंगे, सही हो सकता है, संभावना है। के छोटा है क्यू से, बताओ क्या ये बात भी ऊपर हो सकती है कि नहीं, सर छोटा अगर देखोगे के की तरफ छोटा लगा है, उसमें भी छोटा लगा है, तो ये भी पॉसिबल है बेटा। ये भी हम ये नहीं कह रहे कि 100% सही है, क्योंकि तुमको जो सिखाया सब बेकार सिखाया नहीं, वो सब कुछ काम आ रहा है। बस बताओ इतना कि बेटा यहाँ पर निश्चित और अनिश्चित आ गया, संभावना वाली बात आ गई है, तो क्या इसके सही होने की संभावना है कि नहीं, तो सर संभावना तो है, तो तीसरा वाला भी सही हो सकता है। हमको चाहिए था कि कौन सा हो ही नहीं सकता, कौन सा बिल्कुल सरासर गलत है, कौन सा कंफर्म गलत है। तो अगर देखोगे तो चौथे वाले में तो बताओ के को क्या दिखाया है, बड़ा, और आप बताओ ऊपर कहीं पर के बड़ा था, के क्या क्या था, छोटा था, बड़ा तो कहीं नहीं था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस कथन के मुताबिक तो ये बात बिल्कुल उल्टी पड़ रही है, तो इसमें सरासर गलत है। तो आपको गलत वाले की ही तलाश थी, तो बताइए बेटा कौन सा गलत है बेटा, असंभव का मतलब क्या हुआ, उल्टा, हाँ मतलब ये कि असंभव है। ये क्या लिखा, भाषा पढ़िए बेटा, कौन सा असंभव है, कौन सा असंभव है, तो देखा जाए कौन सा इम्पॉसिबल है, हाँ कौन से यहाँ हटा, क्या लगा है, नहीं आना हटाओ, काहे हटाए दे रहे हो, वही तो मेन खेल है बेटा। असत्य मतलब हो गया गलत, कि निश्चित रूप से गलत होना चाहिए, और गलत किससे होगा पहले तो ये बताओ, तो गलत किससे होगा बेटा, गलत होगा किससे, इससे, और बाकी से क्या हो सकता है, सही हो सकता है। तो तुमको करवाना क्या था, गलत करवाना। बात समझ लो, इस भाषा को 2-3 बार और पढ़ना, जो लिखी गई है ये भाषा बहुत सीधी भाषा नहीं है, बड़ी टेढ़ी भाषा है बेटा, इसको 2-3 बार और पढ़ना तो आपको शायद मेरी बात और बेहतर समझ में आएगी। तो बताइए आंसर कौन सा लगाया, चौथा। आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, बताओ क्या ये नियम नोट कर पाए, अगर नियम नोट कर पाए तो जरा एक छोटी सी बात का जवाब दो तो जाने, क्या गलत तो नहीं क्या, एक छोटी सी बात का जवाब दो तो जाने। कथन दिया गया है ए बड़ा या बराबर है बी से, बी बड़ा या बराबर है क्यू से, क्यू बड़ा है आर से, आर बराबर है डब्लू, और डब्लू छोटा या बराबर है टी से। और निष्कर्ष दिया गया है बेटा, ध्यान देना सब लोग, निष्कर्ष दिया गया है, पहला दिया है ए बड़ा है आर से। ये निष्कर्ष सही होगा कि गलत होगा, सही होगा। आपके हिसाब से ए और आर के बीच में फैसला क्या निकल कर आएगा, कथन को अगर ध्यान से देखो, कथन को ध्यान से देखो तो ए और आर के बीच फैसला क्या आएगा, ए और आर से। जो फैसला आपने किया क्या वही यहां पर भी लिखा है, सही है। दूसरी बात बेटा, जैसे पूछी गई, पूछा गया दूसरी बात में कि बी छोटा या बराबर है टी से, क्योंकि आप लोग जब तय करोगे तो जब बी से लेकर बेटा टी तक जाओगे तो बताओ बी से टी तक जाने पर क्या सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं कि कुछ विपरीत हो गए। अगर बेटा ऑपोजिट के विपरीत हो गए तो फिर बी और टी के बीच फैसले कितने, तीनों। यहाँ कितने दिए, 2, गलत। क्या बात समझ में आई। अगर बेटा तीनों दे दिए होते तो सही हो जाता, तब अरे तब सही हो जाता। हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए सर, आइए जल्दी से 6 नंबर देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्या कहता है बेटा, ध्यान दीजिएगा।
6 नंबर कंक्लूजन, 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है सॉरी, वो क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, परेशान ना होइए, छोटे छोटे सवाल है, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। बेटा गौर करना, 6 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है बेटा, देखिएगा कि एक पासे का चित्र दिया गया है और ये कहा है कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प इसको मोड़ने पर प्राप्त होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। देखो सब लोग बोर्ड पे देखो, बातें मत करना। बेटा आपको एक पासे का खुला हुआ चित्र दिया गया है, एक पासे का खुला हुआ चित्र दिया है बेटा, ध्यान दो, एक पासे का खुला हुआ चित्र दिया है जिसमें R यहां लिखा है, R के अलावा क्या लिखा है बेटा, U यहां है, इसके अलावा K यहां है, इसके अलावा A यहां है, फिर क्या है बेटा, फिर है N, और N के अलावा यहां क्या है, P है, यही तो है। चलो अब हमसे इन्होंने क्या किया कि सर 4 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन दिया है बेटा जिसमें N यहां दिया है, K यहां दिया है, R यहां दिया है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया भैया, वो दिया है बेटा U यहां और K यहां और P यहां। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है बेटा, वो दिया है बच्चा A यहां, K यहां और U यहां, यही तो है। और चौथा ऑप्शन दोस्त ये कहा गया है R यहां, N यहां और A यहां। चलिए आइए, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आइए हाँ जारी तो है। देखो सब चेक करने का तरीका सब लोग देखो बेटा, पहला ऑप्शन ये दिया है, पहले ऑप्शन में 3 चीजें हैं, आप तीनों में से किसी भी चीज पर पेन रख सकते हो, किसी भी अक्षर पे जो तुम्हारा मन करे तुम किसी से भी शुरू कर सकते हो। चलो N पे पेन रख दिया, अब आप घड़ी की दिशा में घूम जाओ, क्लॉकवाइज घूम जाओ, दक्षिणावर्त घूम जाओ। बेटा ध्यान रखना, मेरी बात सुनिए, आप किसी भी अक्षर से शुरू कर सकते हो जिससे आपका मन करे, और पेन रख के आप क्लॉकवाइज घूम जाना, दक्षिणावर्त घूम जाना। शुरुआत N से की है, N के बाद अगला क्या, R के बाद अगला क्या, K। अब यार इसमें भी तुम्हें शुरुआत N से ही करनी पड़ेगी, और कुछ ऐसी शुरुआत करो कि N के बाद R आ जाए और R के बाद K आ जाए। हमने कहा ट्राई करेंगे हम सब, तो N ये है, N के बाद R, R के बाद अगर तुम क्लॉकवाइज घूमोगे, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में, तो आप मुझे बताओ घड़ी की दिशा यही तो होती है। जब तुम क्लॉकवाइज घूमोगे तो N के बाद R आया और R के बाद ये आया, अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो आपको हाँ आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ये जो कोने वाला डिब्बा होता है, ये कोने वाला, इनमें से कोई भी इधर से उधर भी जा सकता है, कोई भी उधर से इधर भी आ सकता है। मतलब चाहे तो ये R जाके उधर जुड़ जाए या फिर ये A आकर इधर जुड़ जाए। इसी तरह से ये ऊपर वाला N जो है वो इधर उधर खिसक सकता है, और P भी इधर उधर खिसक सकता है, कहीं भी खिसक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, N भी शिफ्ट हो सकता है। और साथ ही साथ A चाहो तो उधर जुड़ जाए, चाहे R इधर जुड़ जाए। तो अगर बच्चा ये A इधर जुड़ जाएगा आकर, तो N R के बाद अगला क्या आएगा, A आएगा, और यहाँ N R के बाद क्या दिया है, K। सर ये गलत है। दूसरा देखो, किसी भी अक्षर से शुरू करो, बोलो किससे, चलो K से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आएगा सेम है ना। तो K U P, अब बेटा K U P आना चाहिए। अब K U P आओ शुरू करते हैं, तो शुरू किससे करना है इस बार, K से। बच्चा K के बाद अगला क्या, U, और U के बाद अगला क्या, P। और ध्यान रखना दक्षिणावर्त चलोगे, तो आओ इसमें भी खेल खेलते हैं, क्या दिक्कत है। K से शुरू किया, K के बाद U, U के बाद P आ गया, ले वहां तो गया। सर गलत है, सर यहाँ घूमे तो कैसे घूमे, बेटा ये कैसा, सर ये भी गलत है। सर यहाँ आ जाओ, किससे, U से शुरू कर ले इस बार, किसी से भी कर सकते हैं ना, U से शुरू कर लो, U K A। दोस्त यहाँ पर भी U K A, U K A, आओ देखते हैं, ट्राई मारते हैं, U K A, ये तो सीधा सीधा हो गया, और जबकि वहां तो घूमना था क्लॉकवाइज, तो सर ये भी गलत हो गया। आओ यहाँ देखते हैं, R A N, R A N। तो आपको हम याद दिलाएं, आपको एक अधिकार है आपके पास, एक राइट है आपके पास। अधिकार क्या है, ये जो A भैया है, क्या ये उधर आके जुड़ सकते हैं, और जैसे ही मेरा बेटा ये A आके इधर जुड़ेगा, ये A आके इधर जुड़ेगा, आओ खेल खेला जा सकता है। R A N भैया, R A N देखकर बताओ क्या ये क्लॉकवाइज है, और वो भी क्लॉकवाइज है, तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ, चौथा। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी, कई लोगों ने आंसर पहले ही बता दिया था, वेरी गुड। आइए अगला देखते हैं सर, भैया इसको हटा दें, सर हटा दें, चलिए सर आगे देखते हैं। सर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है, सर क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये कहता है, ध्यान दीजिएगा,
इसमें ये कहा गया, ये सिलोन का क्वेश्चन है, हमसे ये कहा गया कि कथन कहा गया है सारे P क्यों है, सारे P क्यों है। भैया ये P बनाया, ये Q बनाया, बोलिए क्या सही चल रहा है? सारे P क्यों है। आगे पढ़िए, सारे Q R है, ऑल Q R R। आगे पढ़िए सर, कोई R S नहीं है, क्यों? ठीक है, कोई भी R S नहीं है। आगे पढ़ो, कोई S T नहीं है, कोई S T नहीं है। आगे पढ़ो बेटा, कुछ T A है, ठीक है, कुछ T A है। आगे लिखिए, कुछ A B है। भैया यही है ना? क्या आपके हिसाब से चित्र सही बना? चलिए निष्कर्ष पे आ जाओ। सेकंड नंबर देखें, हमने भी चेक तो किया था सामने, आपने ध्यान नहीं दिया था क्या उस समय? सॉरी, बाद में बताएंगे, तो पूरी क्लास में पीछे हो जाएगी ना एक कदम, अभी हम क्लास के बाद बता देंगे। बेटा ध्यान दीजिए, क्या ये आपके हिसाब से बताओ, क्या मेरा फिगर सही है? ये फिगर नहीं, वो तो सही है ही, हम जानते हैं, वो तो हीरो है ही। देखो हमेशा ध्यान रखना, इंसान को अपनी इज्जत खुद करनी चाहिए, बेइज्जती करने के तुम लोग हो ही, स्वयं अपनी इज्जत करनी चाहिए, अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए। जब तुम ही अपनी तारीफ खुद नहीं करोगे तो सामने वाला क्यों करेगा? इसलिए अपनी तारीफ खुद शीशे के सामने खड़े हो जाएगा, जब यार ऐसे बोला जाता है, इससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समझ रहे हो, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये तरीका होना है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बताया जाता है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। सर आपके हिसाब से हमारे द्वारा बनाया गया फिगर सही है? चलिए बात करते हैं निष्कर्ष की। तो पहला निष्कर्ष सबसे चीख कर कह रहा है, क्या कह रहा है? कुछ भी S नहीं है, कुछ भी S नहीं है। अच्छा देखा जाए तो कुछ भी S नहीं है। आइए एक काम करते हैं, एक चित्र ये बना है तुम सबके सामने, एक चित्र हम और बना देते हैं थोड़ी देर के लिए, जल्दी जल्दी वाला। हमने ये बनाया P, बेटा ये बनाया Q, ये बनाया R, ये बनाया भैया S सर, और ये बनाया S बेटा। उसके अलावा हमने ये बना दिया T, ठीक है T, और उसके अलावा हमने बना दिया सर, उसके अलावा हमने ये बना दिया A, समझ रहे हो, ये बना दिया A। क्या निष्कर्ष क्या था बेटा? कुछ भी S नहीं है। हाँ चलो कोई बात, तुम लोग नोट करने लग गए थे क्या? चलिए कोई बात नहीं, कुछ भी S नहीं है। तो ये बना दिया B, ये बना दिया S, सुनना, और ये बना दिया हमने A, और ये बना दिया T। अब हमने एक चित्र ये भी बना दिया। अब आप कहोगे एक तो बर्दाश्त हो नहीं रहा था, दो बनाए दे रहे हो गुरुजी। तो चेक करो जो दूसरा वाला बनाया है, क्या ये चित्र भी सही है? और ध्यान रखना, चित्र का फैसला कभी भी आप और हम नहीं करते, निष्कर्ष नहीं करता है, चित्र का फैसला हमेशा कथन करता है। अब एक काम कर रहे हैं, हम कथन पढ़ना शुरू करते हैं, और आप सामने देखिए बेटा, हम कथन पढ़ना शुरू करेंगे। आप इस चित्र में देखना, इस चित्र में चेक करना क्या सारे कथन आपको ठीक दिख रहे हैं? मैं पढ़ूंगा तुम केवल सामने देखना। सारे P Q है, सारे Q R है, कोई R S नहीं है, और उसके बाद में कोई S T नहीं है। S और T टच तो नहीं हो रहा है। फिर बोला गया कि कुछ T A है और कुछ A B है। सारी बातें सही हैं, तो अगर बन वो सकता है ना, तो बन फिर ये भी सकता है। सारी बातें सही हैं, तो मतलब चित्र सारे सही हैं, वो भी सही है, भी सही। बना क्यों दिए? दो सुनिए। निष्कर्ष पहला बोला गया कुछ भी S नहीं, तो ये बात जो बोली गई है वो हर चित्र में सही लगनी चाहिए। पहले चित्र में तो ठीक लग रही थी, लेकिन इसमें देखो कुछ भी S नहीं है। क्या इसमें कोई भी B ऐसा बचा जो S ना हो? सारे B S के अंदर ही आ गए। तो इन्होंने क्या बोला था कि कुछ भी S के बाहर है, यही तो बोला था। कुछ भी S से दूर है, कुछ भी S से अलग है, कुछ भी S नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा था। और देखा जाए तो यहाँ तो सारे भी S हो गए। तो आप बताइए क्या इस चित्र के हिसाब से बात गलत हुई कि नहीं? और अगर एक भी चित्र के हिसाब से बात गलत, तो फिर गलत, इसलिए पहला गलत हुआ। ठीक है, हाँ एक और बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। देखो मेरी बात सुनिए, बी का बोला, यदि चाहो तो टी भाई साहब को तुम इधर बी में टच कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए बनने को बहुत सारे बन सकते हैं, तो हम सारे क्यों बनाए? हम केवल उसको बना लेते हैं जिससे हमारा काम चल जाए।
हमारा काम क्या चल रहा है? इन्होंने हमसे बोला था कुछ भी एस नहीं है, तो हमने क्या किया, सारे बी को एस के अंदर बंद करके देख लिया। इन्होंने क्या बोला था, कुछ भी एस नहीं है, हम इनके उल्टा चल रहे हैं, हम इनके खिलाफ चल रहे हैं। हमने सारे बी को एस के अंदर बंद कर दिया, और बंद कर दिया तो क्या तब भी काम चल पा रहा है? तो भी चल पा रहा है। और अगर ये चित्र बन गया, इसका मतलब तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा, और अगर के खिलाफ गए निष्कर्ष गलत हो गया, इसका मतलब अगर एक भी चित्र में गलत तो गलत। सुनो सभी लोग सुनो, बहुत काम की बात बता रहे हैं बेटा। सिलॉग चैप्टर की अगर बात करें तो सिलॉग में आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो निश्चित निष्कर्ष होते हैं, डेफिनेट कंक्लूजन, उनके लिए नियम ये होता है कि अगर एक भी चित्र में गलत तो गलत, और अनिश्चित के लिए क्या होता है कि अगर एक में भी सही तो सही। बस यही दो नियम होते हैं, पूरा सिलॉग इसी पर निर्भर होता है। अब ये निश्चित निष्कर्ष और अनिश्चित निष्कर्ष होते क्या है, ये तुम खुद जानते हो। बताते हैं कैसे, तो खुद ही तय कर दोगे। मैं कल अमेरिका जाऊंगा, मैं कल अमेरिका जा सकता हूं। समझ पा रहा हूं? निश्चित वाली बात जो है वो अगर एक भी चित्र में गलत दिखे तो गलत, और अनिश्चित के लिए कि अगर एक में भी सही तो सही। तो हम लोगों ने क्या तय किया, जो पहला निष्कर्ष था, निष्कर्ष वो क्या था, कुछ भी एस नहीं है। तो इसमें कहीं सत्य तो नहीं आया है, तो मतलब निश्चित है। और निश्चित अगर है तो निश्चित वाली बात अगर एक में भी गलत तो गलत, इसलिए पहला क्या किया बेटा, गलत। अच्छा दूसरा पढ़िए, क्या था दूसरा पढ़िए, कुछ भी एस नहीं है। तो जब आर भाई साहब ही एस को टच नहीं कर रहे हैं, तो आप बताओ क्या क्यू भाई साहब कभी टच कर पाएंगे? क्या पी भाई साहब कभी टच कर पाएंगे? तो अगर पी भाई साहब कभी टच नहीं कर पाएंगे, तो चाहे वो पूरे पी हो, सॉरी पूरे पी हो, चाहे वो कुछ पी हो, चाहे वो पूरे पी हो, चाहे वो कुछ पी हो, वो कोई भी टच नहीं कर पाएंगे। आप पढ़िए दूसरे में क्या बोला, कुछ भी एस नहीं है। हाँ, तो जब सारे के सारे ही पी एस नहीं है, तो कुछ भी तो एस नहीं होंगे, तो बेटा दूसरा वाला भी क्या होगा, सॉरी दूसरा क्या होगा, सही। तीसरा देखो क्या है, तीसरा कुछ ए के बी होने की संभावना है। या कोई ऐसा जुगाड़ बताओ, कुछ ए के बी होने की संभावना है कि नहीं? सर कुछ ए के बी होने की संभावना नहीं है, कुछ ए बी है। सोचिए, अब आपको बताएं, जैसे मेरे एक स्टूडेंट हमारा उदय है, उसकी शादी है अभी 14 तारीख को। जगह तुमको नहीं बताएंगे, नहीं तो तुम्हें पता तुम क्या करने वाले हो। अरे गुरुजी अपने हैं, गुरुजी का कार्ड मतलब अपना कार्ड, घर की बात है भाई। गुरुजी के में लिखा भी हुआ विद फैमिली, आप सब गुरुजी को अपनी फैमिली मानते हैं, तो इसलिए 14 तारीख है, नाम उदय है, जगह हम कतई ना बताएंगे। तो है क्या कि वो कार्ड देने आया और हमसे बोला, उसने कार्ड दिया हमको, और कार्ड देने के साथ में कहा कि सर 14 अप्रैल को मेरी शादी है। कार्ड में लिखा भी था, हमने देखा, हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने पूरी बात उसकी सुनी, कथन सुना उसका, और कार्ड भी देखा, और अब हमने उससे पलट के बोला कि उदय, हमें लग रहा है कि 14 अप्रैल को तुम्हारी शादी हो सकती है। क्या सर अजीब बात कर रहे हो, हमारी शादी होने जा रही है, आप ये क्या बोल रहे हो? सर 14 अप्रैल को शादी हो सकती नहीं सर है, सर ये कंफर्म है। आप सकती क्यों बोल रहे हो, पॉसिबिलिटी क्यों बोल रहे हो? मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ सर, मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज कंफर्म होती है, कंफर्म, आप बताओ क्या कथन में ये बोला गया था कि कुछ ए बी है? कथन में बोला गया था। तो कथन में कुछ ए बी बोला गया था, तो ये कुछ ए बी हो सकते नहीं है। और इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोले हो सकते, संभावना का मतलब ही सत्य होता है। इन्होंने तो सत्य बोल दिया, और सत्य बोल के सब गड़बड़ कर दिया, इसलिए बेटा तीसरा क्या होगा, गलत। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी सर? सर चौथे नंबर की बात, किसी भी ए के टी नहीं होने की संभावना है। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा जुगाड़ कि ए और टी बिल्कुल रिश्ता तोड़ के अलग हो जाए, तलाक कर ले। बताओ क्या ए कभी भी टी से जुदा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि कथन में पहले ही कह दिया था कि कुछ टी ए है। तो जब कथन में कुछ टी ए में जा रहे हैं, तो क्या कभी भी टी और ए अलग हो पाएंगे? सर कोई संभावना नहीं है, चौथा वाला गलत। पांचवा देखो बेटा, पांचवा क्या कहा गया, कोई क्यू टी नहीं है, कोई क्यू टी नहीं है। देखने में तो ठीक लग रहा है, तो बताओ क्या ये बात निश्चित कर रहे हो तुम? क्या कोई क्यू टी है ही नहीं? तुम ये कह रहे हो हमसे, तुम लोग ये कह रहे हो हमसे कि गुरुजी कोई भी क्यू जो है वो टी नहीं है, ना है ना कभी हो पाएगा। सर क्यू को टी टच कर लेगा ना, क्यू और टी के बीच मैंने तुम्हें कोई रिश्ता बताया नहीं,
मैंने तुम्हें पता रिश्ता किसके किसके बीच बताया, P और Q के बीच बताया, Q और R के बीच बताया, R और S के बीच बताया, S और T के बीच बताया, T और A के बीच बताया, A और B के बीच बताया, पर T और Q के बीच कोई रिश्ता नहीं बताया। तो अगर रिश्ता नहीं बताया तो रिश्ता होगा ही नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये बात कंफर्म नहीं है कि सर रिश्ता नहीं होगा, सर ये बात गलत भी तो हो सकती है। तो इसलिए पांचवी वाली बात कोई निश्चित नहीं है, कंफर्म नहीं है कि सर ये होगा ही नहीं रिश्ता, इसलिए पांचवी वाली बात क्या होगी बेटा, गलत। तो इस क्वेश्चन का 7 का सही आंसर है ये, पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा गलत। हाथ उठाओ कितनों के मैच कर रहे हैं, बढ़िया, गुड, शाबाश। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके मैच कर रहे होंगे, लेकिन हाँ इतने सीधे है भी नहीं, बहुत सिंपल है भी नहीं, बहुत सिंपल है भी नहीं। लेकिन हाँ अगर आप एक काम करिएगा, आज ही समय निकालिएगा, YouTube पे जाकर हमारे चैनल पे जाके बेटा हमने सिलॉप के पूरे रूल सब कुछ पढ़ाया होगा, एक बार देख लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम कतई नहीं बोल रहे ना बोलेंगे, ये हम बोलते भी नहीं ना, मैं बोलना आता है, सही बता रहे हैं। एक बार हमने कोशिश भी की थी, जो हमसे ऑनलाइन पढ़ते थे आपको पता होगा, एक बार क्या हुआ, मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आए, बहुत सारे कमेंट आए, बोले सर जी बोला जाता है इसे कि चैनल को क्या सब्सक्राइब करें, हैं ऐसे बोला जाता है। सीरियसली मैं कोई मतलब इसमें मेरा जरा भी कुछ ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि कोई बनावटी हो या कोई किसी प्रकार की टिप्पणी। सच्चाई है कि मैं नहीं बोल पा रहा था, जब मुझसे कहा गया मैंने बोलने का प्रयास किया कि चलो यार बच्चों ने कहा बोलते हैं, हमने बोला कि पढ़ा लिया पहले, हमने कहा इस चैनल को हम बोल नहीं पा रहे थे, मेरे मुझसे नहीं कहा था सब्सक्राइब करें। तो तुम लोगों से भी यही कहना है बेटा कि देखो सीधी सी बात, तुम्हारा एक काम है कि पढ़ के सीखना, सीख लिया काम खत्म है, चैनल को सब्सक्राइब करने का जरूरत है, कोई आवश्यकता नहीं, कतई जरूरत नहीं। तो बेटा आप एक काम करना, सिलॉप के जो बेसिक रूल्स है वो तुम सीख लेना उससे, और उस रूल्स के हिसाब से तुम इस क्वेश्चन को दोबारा लगाना, और जब दोबारा लगाओगे तो तुम चेक करना कि गुरुजी ने जो बताया क्या ये समझ में आया। हाँ तुम 3 नंबर वाली बात कुछ कह रहे थे, क्या बोल रहे थे बेटा, तीसरा चेक कर लेते हैं, कथन की निष्कर्ष, निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष क्या कह रहा था कि कुछ ए के बी होने की संभावना है। बताओ बेटा कुछ ए के बी होने की संभावना है कि कुछ ए बी हैं? इन्होंने क्या बोल दिया, संभावना संभावना नहीं, ये तो है, संभावना बोल दिया बेटा, इसलिए गलत। कोई चीज कंफर्म होती है तो उसकी कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। सर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। आओ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सर क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8वां हमसे ये कह रहा है, सर 8वां हमसे ये कह रहा है, 8वां हमसे ये कह रहा है बेटा, 8वां ये कह रहा है कि यदि राकेश का जन्म 68वें गणतंत्रता दिवस के 11 साल पहले हुआ था। अच्छा आओ राकेश का बर्थडे करवाते हैं, जन्म करवाते हैं। राकेश के बारे में क्या बोला था, सुनो बेटा, ये कहा था कि राकेश का जन्म जो है, राकेश का जो जन्म है बेटा, राकेश का जो जन्म है, बर्थ है, वो 68वें गणतंत्रता दिवस के 11 साल पहले हुआ है। आओ देखते हैं बेटा, तो अब हम देखें 68वां गणतंत्र दिवस। तो बेटा 68वां गणतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे कब मना होगा, आओ देखते हैं। तो आपको बता दें 68वां मनाने के लिए पहला भी तो कभी पढ़ा होगा, पहला, तो पहला गणतंत्र दिवस कब मना होगा, आओ देखते हैं। पहला गणतंत्रता दिवस कब मना होगा, आओ पहले देखते हैं। तो बेटा पहला गणतंत्रता दिवस भारत ने मनाया था 26 जनवरी 1950 को, पहला मना लिया था, पहला मना लिया था। अगर पहला रिपब्लिक डे मना लिया था और हमको चाहिए 68वां, तो अगर पहला मन चुका है तो अभी कितने और जरूरत है, पहला मन चुका 67 और जरूरत है। अगर 67 और बना लोगे, 67 और बना लोगे तो क्या टोटल 68 हो जाएंगे? पहला मन चुका 67 और बना लो, 67 और बना लो। तो बेटा 67 और बनाने के लिए क्या 67 साल गुजारने पड़ेंगे? हर साल में एक ही तो पड़ेगा, तो 67 साल गुजारने पड़ेंगे बेटा। 67 साल जोड़ दो, जोड़ोगे कितना आएगा बेटा, 2017। तो 68वां गणतंत्रता दिवस मनेगा 26 जनवरी 2017 को। क्या बात, थोड़ी बात पल्ले पड़ी यार, मनाना था 68वां और जोड़ रहे हैं 67। क्या ये समझ में आया क्यों? पहला तो हो चुका था, 67 और जोड़ लिया तो 68वां बन गया। अब इन्होंने हमसे क्या कहानी सुनाई थी? इन्होंने ये कहानी सुनाई थी कि जो राकेश का जन्म है वो 68वें गणतंत्रता दिवस के 11 साल पहले, मतलब 68वें गणतंत्रता दिवस से 11 साल पहले हुआ था, पीछे हुआ था। तो पीछे मतलब जल्दी बताओ, 26 जनवरी घटा लो बेटा, 2006। तो
ये थी राकेश की डेट ऑफ बर्थ। बेटा राकेश की डेट ऑफ बर्थ हमको पता चल गई, राकेश की डीओबी हमको पता चल गई, राकेश की डेट ऑफ बर्थ है बेटा 26 जनवरी 2006। चलिए बात समझ में तो आ गई, 2006 डेट ऑफ बर्थ मिल गई। बोला ये गया और वो सुनील से 18 साल छोटा है, सुनील से 18 साल छोटा है, तो क्या सुनील इससे 18 साल बड़ा होगा कि नहीं? और ध्यान रखना कि अगर मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1990, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1990 और जो ए है, कोई लड़का ए है, ए जो है वो उससे 2 साल बड़ा है, तो ए की 92 होगी। यस सर, सर अगर ए की 1990 है तो अगर ए से बड़ा है तो बड़े होने का मतलब डेट ऑफ बर्थ कम होती जाती है, 88 होगी। कई बात मानते होगी नहीं सर? वही चीज यहाँ पर भी है कि सर जो सुनील बाबू हैं वो इनसे बड़े हैं। भाई राकेश अगर छोटा है तो सुनील उससे बड़ा है। सुनील कितने साल बड़ा है? 18 साल बड़ा है। तो अगर सुनील 18 साल बड़ा है तो क्या इनसे 18 साल पहले पैदा हुआ होगा? सही बात है, पहले पैदा हुआ होगा, पीछे पैदा हुआ तभी तो बड़ा हुआ। तो इनसे 18 साल पीछे पैदा हुआ होगा। तो बेटा 1988, 26 जनवरी 1988 को पैदा हुआ होगा। कौन? सुनील। डेट ऑफ बर्थ पता चल गई सुनील की, हमको डेट ऑफ बर्थ पता चल चुकी है। चलिए अब पूछा क्या गया? पूछा यह गया है कि बताइए सुनील अपना 23वां जन्मदिन किस तारीख को और किस दिन मनाएगा। अच्छा एक बात बताओ, सुनील जब पैदा हुए, सुनील का जब जन्म हुआ है तो सुनील का जन्म हुआ है 26 जनवरी 1988 को। तो अपना जो पहला बर्थडे है क्या उसी तारीख में मना लेंगे क्या? नहीं, वर्षगांठ। वर्षगांठ जो गांव देहात में आज भी क्या है कि जो बूढ़ी अम्मा होती हैं वो एक बड़ा सा धागा लेती है और जब लला का जन्म होता है तब जब पहला साल पूरा हो जाता है तो उसमें गांठ लगा देती है, समझ रहे हो? फिर जब एक और साल गुजर जाता है तो उसमें एक गांठ और लगा देती है और उसको धागे को बड़ा संभाल के छुपा के रखती है। जब साल पूरा हो जाता है, जब अगले साल जन्मदिन आता है तभी वो धागा निकाल के उसमें गांठ बढ़ाती जाती है। तो जैसे कल को मान लो लड़के के दिखा हुआ आए कि भाई अम्मा जी बताओ अपने लला का ब्याह करोगी? तो पहले पता तो कर लेंगे लला कितने साल के। तो फटाक से वो गई, ढक्कन हटाया, पहले धागा निकाला, उसमें गिनी कितनी गांठ है, बोले लला हमारे हो गए 22 साल के। हाँ तो ठीक है, चलो अब बात चलाओ, या 25 साल के, चलो अब बात चलाओ, ऐसा कुछ। तो ये तुमको हमने पूरी खुरापात क्यों बताई? वो इसलिए कि अगर तुम्हें भी ब्याह की ज्यादा जल्दी है तो तुम पता कर लेना, ढूंढ लेना घर पे वो धागा कहाँ रखा है। अब उसमें करना ये कि जैसे धागा मिल जाए कम से कम 7-8 गांठ एक साथ बढ़ा देना। बढ़ गई उम्र वही तो क्या गलत तो नहीं किया है ना? शॉर्टकट। चलो खैर कोई बात नहीं, मुद्दे पे आते हैं बेटा। तो वर्षगांठ का मतलब होता है 1 साल बाद वर्ष की गांठ लगेगी उस पे। एक साल बाद वो पहला बर्थडे मनाएगा। तो अगर 1 साल बाद पहला मनाएगा तो 23 साल बाद क्या 23वां मनाएगा कि नहीं? 23 साल बाद कितना आएगा? 2011। 26 जनवरी 2011 को भाई साहब मनाएंगे कौन सा जन्मदिन? सुनील अपना 23वां जन्मदिन मनाएंगे। सुनील का 23वां जन्मदिन मनेगा। बोलो सही कह रहा है बेटा? सुनील का 23वां जन्मदिन मनेगा, ये तो हमको पता चल गया, मनेगा 26 जनवरी 2011 को। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। पर इन्होंने हमसे एक बात और पूछी थी, सुनील का जो 23वां जन्मदिन है वो कितनी तारीख पर और किस दिन मनेगा? अब इस तारीख पर या दिन भी निकालना पड़ेगा। और निकालते हैं इस तारीख पर दिन। कैसे निकालते हैं सुनना। सबसे पहला काम हम करेंगे ये कि दिए गए शताब्दी का कोड, तो 2000 का कोड होता है दुनिया वालों 6, ठीक है। फिर आता है दिए गए वर्ष के आखिरी के दो अंक, वो है 11। फिर इन्हीं 2 अंकों में 4 का भाग 2 और भागफल क्वेश्चन 4 दूनी 8। फिर आता है जनवरी का कोड, ये है 0। और फिर है तारीख पे तारीख पे तारीख 26। इनको जोड़ो के 7 का भाग दो। जोड़ो कितना है? कितना? हाँ नहीं, जोड़ के कितना है? जोड़ के 45। तो ये हुआ 45 बटे 7। शेषफल निकालो, रिमाइंडर 3। और 3 मतलब दिन आ गया बुधवार या वेडनेसडे कह सकते हो, बुधवार। तो सर ये तारीख होगी और दिन होगा वेडनेसडे या कह सकते हो बुधवार। चलिए आते हैं सवाल नंबर 9 में, जल्दी से आइए देखते हैं। बेटा इसको हटा दें, नोट हो गया?
जल्दी करो, फिर आते हैं 9, 10, 11, 12। छोटे छोटे सवाल जल्दी हो जाए। जो सवाल नंबर 9 है वो आपका डेटा सफिशिएंसी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दिस इज फॉर डेटा सफिशिएंसी। इसको हिंदी में कहते हैं आंकड़ा अनुलग्नक या आंकड़ा पर्याप्तता। बेटा इसको हटा दें भैया, रब कर दे, ठीक है। चलिए आइए सवाल नंबर जल्दी से देखते हैं। सवाल नंबर देखते हैं कि सर 9 के। अच्छा ये जो हम यहाँ कोड लिख रहे थे ना, ये डिब्बे में 6, 11 ये सब, हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को ये बात समझ में नहीं आई हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप या तो क्लास में अगर होगी तो मैं किसी बैच में शायद पढ़ा भी रहा हूँ, ये किसी बैच में चल रहा है सर, है ना। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई बात नहीं, उसके अलावा आप YouTube पे भी देख सकते हो। जो लोग अगर मान लीजिए नहीं पढ़ाए या नहीं पढ़ पाए, अभी उस बैच में नहीं है, तो वो YouTube पे भी देख सकते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो 9 में क्या कहा गया, पूछा गया क्या FB की ग्रैंड मदर है, सॉरी ग्रैंड डॉटर, क्या FB की ग्रैंड डॉटर है, ये पूछा है। ग्रैंड डॉटर है ये पूछा। ग्रैंड डॉटर का मतलब होता है बेटा या तो नातिन हो जाए या पोती हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो जाए। अब आप देखते हैं जानकारी इन्होंने दी है। पहली जानकारी क्या दी है बेटा, बी M का पिता है। बी जो है वो M का पिता है। हाँ, बी M का पिता है, बी M का पिता है। आगे क्या बोला, M T की बहन है। तो जो M है वो T की बहन है, M T की बहन है, ठीक है। M T की बहन है बेटा, ध्यान देना, M T की बहन है। आगे बोलो T F की माता है। तो T जो है वो F की माता है, T F की माता है बेटा। T जो है वो F की माता है, T F की माता है, T F की माता है, T F की माता है। इस हिसाब से अगर देखोगे बेटा, अगर इस हिसाब से देखोगे तो मुझे एक बात बताओ बेटा, केवल इतना ही तो पहली जानकारी में। हाँ जरा देखो तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि सबसे बुजुर्ग ये व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है इसका नाम है बी। इस व्यक्ति की एक बेटी है M, एक बेटी है T। चलो ये जो बेटी T है, इस बेटी की भी एक संतान हुई और उस संतान का नाम क्या है F। ये जो संतान हुई, संतान का मतलब बेटा बेटी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये संतान, तो ये संतान माता कहेगी, मम्मी कहेगी किसको, T को। तो अगर माता कहेगी T को तो बेटा माता के पिता नाना कहेगी। तो अगर नाना कहेगी तो उन नाना का ये नाती भी हो सकता है और उन नाना की नातिन भी। और इन्होंने मांगा क्या था कि F जो है वो B की नातिन ही होनी चाहिए, नाती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या पहली जानकारी से आंसर आ पाया, नहीं आ पाया। आओ देखते हैं दूसरी जानकारी। सर दूसरी जानकारी क्या कहती है, सुनो। बोला गया S F का पुत्र है। S जो है वो F का पुत्र है, S जो है वो F का पुत्र है, S जो है वो F का पुत्र है, बेटा है। S जो है वो F का पुत्र है। फिर बोला गया V F की पुत्री है। जो V है वो F की पुत्री है, जो V है वो F की पुत्री है। V F की पुत्री है, बेटी है, V F की पुत्री है। आगे पढ़ो बेटा, R T का भाई है। अब इसमें T तो कहीं था ही नहीं, तो R T का भाई अब इसमें कहाँ जोड़ पाएंगे, तो R T मजबूरी में अलग ही कहीं रखना पड़ेगा। R T का भाई है। अच्छा आप जरा इस जानकारी पर ध्यान दो और ये बताओ कि इस समय तुमको कहीं पर B दिख रहा है, B पूछा क्या गया था, F B की ग्रैंड डॉटर है। तो F जो है वो B की ग्रैंड डॉटर, तो B तो कहीं है ही नहीं, तो B की ग्रैंड डॉटर है कि नहीं हम बता ही नहीं पाएंगे। हटाओ, दूसरी जानकारी भी बेकार। जब पहली जानकारी से भी ना पाए, दूसरे से भी ना पाए, तो दोनों को मिलाते हैं और मर्ज करते हैं। तो मर्ज कैसे करेंगे, ध्यान देना बेटा। इन्होंने हमसे ये कहा, अब पहली जानकारी में ही हम दूसरी जानकारी को मिलाने जा रहे हैं। दूसरी जानकारी क्या कहा गया बेटा, S F का पुत्र है। तो F का पुत्र है, F का पुत्र है, कौन है पुत्र, S। हमने लिख दिया S, पुत्र है कौन बेटा, S। पुत्र होने के नाते बेटा प्लस होगा, पुरुष होगा। आगे क्या बोला गया, V F की पुत्री है। जो V है वो F की पुत्री है, तो F की पुत्री है, पुत्री है कौन, V। V हमने यहाँ लिख दिया माइनस, V पुत्री है, बेटी है, मतलब S पुत्र है, V पुत्री है। अच्छा आगे पढ़ो बेटा, R T का भाई है। तो R जो है वो T का भाई है, तो T का भाई कौन है बेटा, R। तो T का भाई है R, T का भाई है R, T का भाई है R।
अगर इस हिसाब से तुमसे हम पूछें, ये बताओ बेटा, गौर करना, ध्यान देना बेटा, इस समय अगर देखो तो एक पिता का भी पुत्र हो सकता है और एक माता का भी पुत्र हो सकता है, एक पिता की भी बेटी हो सकती है, एक मम्मी की भी बेटी हो सकती है। इस हिसाब से क्या एफ का जेंडर तो बता पाओगे? सर नहीं बता पाएंगे। एफ एक पिता भी हो सकता है, एफ एक माता भी हो सकती है, किसी का भी तो बेटा और बेटी हो सकती है। तो इस हिसाब से तुम क्या एफ के बारे में कुछ बता पा रहे हो? नहीं बता पा रहे हो। तो जो एफ है वो बी का नाती भी हो सकता है या नातिन भी हो सकती है। तो क्या मिलाकर भी आप कंफर्म कर पाए? नहीं कर पाए। तो ना पहले से आंसर आया, ना दूसरे से आया, और ना ही दोनों को मिलाकर आया, किसी भी तरीके से नहीं आ पा रहा है। अब जरा ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन क्या बोला है बेटा? बोला गया है ऑप्शन ए क्या कहता है, जब केवल पहले से आंसर आ जाए। बी क्या कहता है, जब केवल दूसरे से आए। सी क्या कहता है, जब या पहले से या दूसरे से आए। दोनों में से किसी से भी आ जाए। डी कहता है दोनों को मिला के आ पाए, और ई कहता है दोनों को मिला कर भी ना आ पाए। तो आंसर लगा दो इसका ई। क्या बात समझ में आई? आओ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बेटा। 10 की बात करते हैं, जरा 10 की बात करिए सर। 10 को देखिएगा, आपको यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, इसको पूरा करना। आओ देखते हैं बेटा, 10 को देखते हैं। भैया इसको हटा देंगे, नोट करिए जल्दी से, तब तक हम जलपान कर लेते हैं। आप जल्दी से, अरे भाई बस रंजीत भैया, इन लोगों के लंच के पैकेट जो बनवाए थे और साथ में 1100 के लिफाफे रेडी हैं। चलिए शुरू करें। चलिए बेटा, इसको हटाना चाह रहे, हटा दे बेटा। भैया रब कर दे। चलिए सर, इसको रब कर देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 10 में सीरीज दी गई। ये जो क्वेश्चन नंबर 10वां है, सुनो, पेपर में जब ये क्वेश्चन आया करें, देखा होगा आते होंगे, पेपर में जब ये क्वेश्चन आया करें तो सबसे पहले तुम तुक्का मारा करो। तुक्का, जुगाड़, अंधी। सबसे पहले ट्राई किया करो ऑप्शन नंबर तीसरा। जब भी पेपर में क्वेश्चन आया करें तो सबसे पहले ट्राई किया करो ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले, हमेशा हमेशा कोई भी एग्जाम आ जाए, सही बता रहे, बहुत सटीक इलाज बता रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर तीसरा चेक किया करो। तीसरा ऑप्शन रख के देख लेना, अगर ठीक हो रहा हो तो जय जय, और अगर तीसरा ऑप्शन चेक करना और गलत हो रहा हो तो अब चेक करने की भी जरूरत नहीं, अब सीधे दूसरे पे लगा के चलेगा ना, सही होगा। सबसे पहले तीसरा चेक करना, तीसरा अगर सही हो गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं सही हुआ तो फिर अब चेक भी मत करना, अब दूसरा मार के चले आना, दूसरा वाला आंसर सही होगा। और हाँ सुनो सुनो सुनो, ये जो अंधी का आपको जो जादू टोना जुगाड़ बताया है, ये आपका लगभग 98% तक सही बैठेगा। 2% बचा लिया अपनी सुरक्षा के लिए। मान लो कभी धोखे से किसी पेपर में ये जुगाड़ काम नहीं किया तो तुम पता चला लड़के ले वाला है, क्या आओ सब हॉकी लेकर आओ, गुरु जी समझते हैं, गुरु जी बहुत जुगाड़ बताते हैं, तो हमें भी तो अपनी जान प्यारी है, तो हमने 2% अपने लिए बचा लिया है, ठीक है। इन केस अगर किसी एग्जाम में काम नहीं करता तो हम बच जाएंगे, है ना। बहरहाल 98% वो काम करेगा ही करेगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं बेटा। इन्होंने हमको क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है सर? सर क्वेश्चन नंबर 10 ये कहा है, बी डैश बेटा, सी ए बी डैश बचा सी ई डैश, ठीक है, ठीक है, जी जी, बी डी सी ई डी है, तो ये है ए बी डी सी ई डी, यही है। आओ देखते हैं बेटा, आओ कुछ रास्ता निकल पाए शायद, आओ देखते हैं कुछ रास्ता कौन निकल पाए, आओ देखते हैं। अगर ध्यान देंगे तो यहां पर काफी हद तक अक्षर एक साथ लिखे हैं। अच्छा पहले तो हम ये गिन लेते हैं कि इस पूरी कहानी में टोटल अक्षर होंगे कितने। ध्यान रखना, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को भी भरना है, रिक्त स्थान को भी भरना है, मानते हो कि नहीं? अच्छा रिक्त स्थान को भी भरना है। 27 है। अब जब 27 अक्षर, 27 ही है, ये रिक्त स्थान भी गिन लिए 27, तो 27 को अगर तुम एक राइम बनाओगे, रिदम बनाओगे, तो 27 के टुकड़े बनाओगे तो या तो तुम 3 के बना लो,
या 9 9 के बना लो। अच्छा 9 9 के टुकड़े बहुत कम बनते हैं, बहुत ही कम, ना के बराबर। तो ज्यादातर आप तो प्रयास करोगे तो 27 में भाग किसका जाएगा, 3 का जा सकता है, तो 3 3 के बना सकते हो। तो अगर 3 3 के टुकड़े बना सकते हो मान लो बेटा, तो एक बात बताओ बच्चा, यहां पर बताओ बी के ठीक बाद में क्या है, डी। तो क्या इस बी के बाद में डी लिखा जा सकता है? चलो बी के बाद डी लिख दिया। ये बताओ इस डी के बाद क्या है, सी। क्या यहां भी डी के बाद सी है? अच्छा लेकिन समस्या ये गौर करना, सी के बाद यहाँ ईडी है और वहां सी के बाद क्या है, एबी। लॉजिक फेल हो गया, लॉजिक फेल हो गया। आओ कुछ और सोचते हैं, आओ कुछ और सोचते हैं, चलिए कुछ और सोचते हैं। ध्यान देना, यहां पर अगर तुम देखोगे तो ए बी लगातार था, ए बी के बाद क्या था, डी सी ई डी। ए बी के बाद अगर मैं इस कहानी को इस ए बी से जोड़ूं तो ए बी के बाद डी सी ई डी क्या हो सकता है, ए बी के बाद डी सी ई डी। क्यों भाई, सही है? अच्छा अब ये तो समझ में आ गया। अब अगर देखें तो सर ये बीए वाली बात बची भाई, एक तो हो गया ए बी डी सी ई डी, है ना। अच्छा अब अगर देखोगे तो ये 2 स्लॉट बन रहा है, एक बार ए के बाद बी आ रहा है और एक बार बी के बाद ए आ रहा है ना। तो बी ए अब सी। अब देखो बी ए सी, क्या बी ए सी अगर मैं यहां ए लिख दूं तो काम बनेगा, बी ए सी ए बी डी सी ई डी बी ए सी। बी ए सी के बाद क्या है, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी के बाद क्या है, सी ई डी। फिर बताओ बताओ क्या है, बी ए सी। बन गया काम। अब इसको एक काम करते हैं, जरा 3 3 के टुकड़े बना लेते हैं। सीरीज थोड़ी विचित्र चल रही है, ध्यान से देखना बेटा। बी ए सी ए बी डी सी ई डी, मतलब 3 3 की सीरीज चल रही है और वो देखो ये तीनों अलग है और यही तीनों फिर रिपीट हुए, मतलब ये पूरा डिब्बा एक बंद कर लो। कितने ऐसे 9 है। फिर देखो बेटा, फिर 9 का कहानी बनाओ, 3 3 6 3 9। फिर 9 को एक डिब्बे में बंद करो, यही तो 9 होंगे। चेक करो, बी ए सी ए बी डी सी ई डी, बी ए सी ए बी डी सी ई डी। फिर देखो बेटा, फिर देखो बच्चा, बी ए सी ए बी डी सी ए डी। तो क्या बिल्कुल सेम आ रहे हैं? सर आपने जो लाल रंग से फिल इन द ब्लैंक्स भरे हैं वो क्या क्या भरे हैं बताओ? ए, हाँ, ए ई सी। बेटा किस ऑप्शन में है? तीसरा। अरे लोग अंधी काम कर गए, सर आंसर हो गया तीसरा। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां, रीजनिंग। गुड, क्वेश्चन नंबर 11वां। सर ध्यान देना, दिया है 18 5 1 19 15 14 9। अब 2 क्वेश्चन मार्क। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि 18 किसकी कोडिंग होती है? आर की कोडिंग होती है, पक्का आर की कोडिंग होती है 18। 5 ए एस ओ एन। क्या ऐसा कोई शब्द सुना है? रीजनिंग। तो बेटा रीजनिंग एन जी, एन का मतलब कितना? 14 7। बेटा 14 7 इसका आंसर है। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? आज हम सवाल नंबर बात कर लेते हैं हम 12वें की। अच्छा सवाल है ये, कितना है बेटा? 67। आओ चेक करते बेटा, इसको हटा दे, इसने को इसको हटा दे बेटा, है ना, इसको हटा देते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सर देखते हैं हम 12वें को। बेटा ये ऊपर ये जो डिब्बे पे बंद है को हटा सकते हैं? शायद नोट कर रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं, थोड़ी देर लेके रह जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कहा गया है? अच्छा सवाल है, 10 12 27 86। हाँ ठीक है, 1766। अगर मैं आपसे कहूं सर ये तो मान लो दिया, इसके नीचे भी कुछ दिया है, शायद यहां दिया है 12 1 हाँ हाँ हाँ। अगर मैं आपसे ये कहूं बेटा कि गुरुजी 10 में आप 1 का गुणा करो और 2 जोड़ दो, 10 एकम 10 2 12, क्या सही चल रहा है? 12 में आप 2 का गुणा करो और 3 जोड़ दो, 12 दूनी 24 3 27। सही है बेटा? 27 में बच्चा 3 का गुणा करो और 5 जोड़ो, सही है? ध्यान से देखना, जुड़ क्या रहा है? जुड़ 2 3 5, ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स जोड़ रहे हैं बेटा। अगर तुम 4 का गुणा करो और 7 जोड़ो बेटा,
अब कितने का? 5 का। ये बताओ तो जाने। 9 11। गुड। क्रमागत अभाज्य संख्या कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स जो नहीं है, पहले 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, फिर 11। तो ये कहानी तो समझ में आ गई। अब कह रहे इसी कहानी के आधार पर तुम ये डिब्बा तुमको दे दिया है, बाकी इंजन दे दिया, इंजन बाकी के डिब्बे जोड़ो और वैसे ही जोड़ो जैसे ऊपर जुड़े। क्या जोड़ पाएंगे हम लोग? सर आइए बाकी के डिब्बे जोड़ लेते हैं। सर जल्दी से जोड़ते हैं बाकी के डिब्बे। तो सर कैसे जुड़ेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले गुणा 1 + 2। बेटा गुणा 1 + 2 कितना? 14 आ गया। सर 14 में गुणे 2 + 3 31। 31 आ गया। 31 में गुणा 3 + 5 कितना? 98 आ गया। सर 98 में गुणा बेटा गुणा 4 + 7। हाँ बोलो बेटा 98 गुणा 399। सर ये आ गया 399 में। बेटा गुणा 5 और प्लस 11 कितना है ना? 2006। भैया क्या ये कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे? सही है ना? अच्छा इन्होंने पूछा क्या है? कह रहे ये सब कर लिया, आप बताओ कि C - B बराबर क्या? सॉल्व हो पाएगा? C की वैल्यू बताओ जल्दी। C की वैल्यू 98। सर E की वैल्यू बताओ। हाँ C - B है क्या? अच्छा B की वैल्यू कितनी? 31। 98 में 31 घटा दो कितना है? सर तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो यही है। क्या बात समझ पाए सर? है ना? अच्छा देखो बेटा ये जो क्लास थी इसमें हम लोग के 12 क्वेश्चन हुए, लेकिन 12 अलग अलग तरीके के थे। ऐसे ही हम प्रयास करेंगे जल्दी एक क्लास और लगाएंगे, है ना? तो इससे क्या है कि 12-14 क्वेश्चन अपने हो जाएगा। अच्छा सुनो एक और बात है, सर्दियों में दिक्कत ये होती है कि रात में ज्यादा निकलना पॉसिबल नहीं होता, कोहरा होता, ठंडक बहुत होती। गर्मियों में लोग 12-12 बजे तक जागते रहते हैं और तुम सब तो निशाचर की श्रेणी में आते हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्लास को शायद 11-12 बजे तक भी ले जा सकते हैं, तो वो भूमिका भी रहेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है बढ़िया खड़े हो जाओ। मोबाइल खड़े करो, बस करो।